कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए, बीच में छुट्टी था और सभी बैच में छुट्टी था। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार पुलिस बैच में छुट्टी था, नहीं, बल्कि सभी बैच में छुट्टी था। और हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक कर रहे थे। और क्वेश्चन बैंक में हटा दीजिए, यहां से अथी हटा दीजिए, हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। और क्वेश्चन बैंक में 1 अक्टूबर 2023 को जो परीक्षा हुआ है, जो कि कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने का कारण यह था कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। भारत में परीक्षा की एक बहुत बड़ी समस्या है क्वेश्चन पेपर लीक होना। कोई भी एग्जाम सिवाय यूपीएससी के अछूता नहीं रहा। नीट जिस एग्जाम को पास करके लोग डॉक्टर बनते हैं, नीट एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। और उसमें तो 66-67 लड़का को 720 में 720 मार्क हैं, 720 में 720 मार्क हैं। जो एनटीए नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। और नीट का भी जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उसका भी केंद्र था अपना बिहार ही। उसका लिंक जुड़ा हुआ है हरियाणा से, राजस्थान से, लेकिन इधर राजीव नगर थाना है या कोई शास्त्री नगर थाना है, इधर गांधी मैदान से उधर जाइएगा तो उसी थाना क्षेत्र में जो है हुआ था, एफआईआर सब भी हुआ। जब पुलिस पकड़ा तो क्वेश्चन पेपर को ही जला दिया। ठीक है, तो बहुत बड़ी समस्या है। जानते हैं, आम लोगों को बहुत समस्या है। जैसे डॉक्टर कौन बनना चाहता है? आम लोग डॉक्टर बनना चाहता है, आम लोग सिपाही बनना चाहता है, आम लोग सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है। उसके साथ बहुत समस्या है। तो ठीक है, जो है सो है, जो है उसको तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी के अनुसार जो है अपनी तैयारी को भी पुख्ता करना पड़ेगा। तो हम लोग एक अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस का हुआ परीक्षा, जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया, उसी के क्वेश्चन को देख रहे थे। और पहला सिटिंग पॉलिटी के जो भी 8-10 प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को हम लोगों ने जाना। वहां पर हम आपको बताए थे कि आगे हम आपको अनुच्छेद बताएंगे, अनुच्छेद बताएंगे, यही ना बताए थे लास्ट में। संभवतः जहां तक हमें स्मरण है, लास्ट में जिस रोज क्लास लेकर के बंद हुआ है, उस रोज हम आपको बताए थे कि अनुच्छेद बता करके
आपका अनुच्छेद बताएंगे, उसके बाद ही आपका क्लास बंद हुआ था। तो देखिए, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में मूल तौर पर 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में जो मूल तौर पर 395 अनुच्छेद है, उस 395 अनुच्छेद में से 395 अनुच्छेद को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑन अप्रोक्सीमेट 100 से 150 अनुच्छेद आपको पढ़ना होगा। 100 से 150 अनुच्छेद आपको पढ़ना होगा। 100 से 150 अनुच्छेद आपको पढ़ना होगा। जो 100 से 150 अनुच्छेद आपको पढ़ना होगा, वही आज हम पढ़ाएंगे, वही आज हम पढ़ाएंगे। और हम आपको यह भी बात बोले हैं, अगर आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, सब लोग जिस रोज से बिहार पुलिस का क्लास शुरू हुआ है, सब लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं? कितने लोग रेगुलर कर रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। चलिए ठीक है, गिरा लीजिए, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है आप सब लोग जो है थोड़ा सा कैरियर को लेकर के चिंतित हैं, ठीक है? तब तो सब कुछ आपको पता ही होगा। हम आपको क्या बोले थे? पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करते करते 1 अक्टूबर 2023 को जो एग्जाम हुआ है, पहला सिटिंग दूसरा सिटिंग, उसके क्वेश्चन को डिस्कस करते करते पूरे पॉलिटी को खत्म कर देंगे, बोले थे ना? और पॉलिटी के अंतर्गत कुछ चैप्टर हम खत्म भी किए हैं, अगर आपको स्मरण हो तो। भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र एक चैप्टर ये खत्म किए हैं। संविधान सभा एक चैप्टर ये खत्म किए हैं। मौलिक कर्तव्य एक चैप्टर ये खत्म किए हैं। और फिर अप्रॉक्स में 20 से 25 अनुच्छेद और भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के किस भाग में क्या है? भारत के संविधान में मूल तौर पर 22 भाग था। उस 22 भाग में से किस भाग में क्या है, किस भाग में क्या नहीं है, यानी ऑन अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग मान करके चले तो 3 से 4 चैप्टर इंडियन पॉलिटी का हम आपको खत्म कर चुके हैं। नहीं किए हैं? किए हैं ना? चलिए ठीक है, किए हैं, बहुत बढ़िया। तो जो चीज खत्म किए हैं, 2 4 5 को क्वेश्चन पूछते हैं और सम्मिलित रूप से ही आप जवाब दीजिए। और जहां तक जो पढ़ाए हैं, जो बतलाए हैं, जो समझाए हैं, उसका पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करवा दिया। अभी तक जो भी बताएं सारा चीज का पीडीएफ अवेलेबल है ना आपके पास? और जो चीज का पीडीएफ नहीं दिए हैं उसको तो कॉपी में हम आपको नोट डाउन भी करवा दिए हैं ना? ऑल ओके ना? मतलब अब यहां से हम लोग कंटिन्यू होंगे। तो यहां से हम लोग कंटिन्यू होंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो 2 4 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप सब लोग, ऑनलाइन वाले लोग भी, आप लोग कमेंट कीजिए आपका क्या उत्तर है, और ऑफलाइन वाले लोगों को तो जवाब देना ही देना है। कमेंट यहां पे दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन का जो है आप लोग जवाब दीजिए, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। बताइए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन, बहुत बढ़िया। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के कौन भाग में है? भाग 15। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं बीएन राव भाग 15। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। कमेंट इतना तेजी से बढ़ रहा है कि नाम ही नहीं पढ़ पाएंगे। लोग जवाब दे रहे हैं ऑनलाइन भी। 1-2 क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। बताइएगा,
अगर किसी राज्य के नाम में, सीमा में परिवर्तन करना हो तो कौन करेगा? है? कौन करेगा? भारत की संसद। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन बताइए, बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन कब हुआ है? 15 नवंबर 2000। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन बतलाइए कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा का गठन किस योजना के सिफारिश पर हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन बताइएगा, मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? 86वां संविधान संशोधन। एक और क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93। ये क्वेश्चन आप लोग गलत बोल दिए हैं, यहां पे कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं। मुरारी कुमार, श्रुति पुष्पा, 93, अनुच्छेद 93। चलिए ठीक है, तो ठीक ठाक ही जवाब दे रहे हैं, लगभग ठीक ठाक स्थिति है। आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद को और यहां पर गौर करें, ध्यान रखेंगे कि जो है यहां पर हम आपको सभी अनुच्छेद नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, सिर्फ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। ठीक है, सिर्फ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की चर्चा करेंगे, मतलब जिस अनुच्छेद के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उसी अनुच्छेद की चर्चा यहां पर हम आपके साथ करेंगे। अनुच्छेद का पीडीएफ हम आपको नहीं दिए हैं, हम आपको अनुच्छेद का पीडीएफ अगले क्लास से पहले अवेलेबल करवा देंगे। तो आइए यहां पर समझते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। एक तरफ से शुरू करते हैं क्या? एज इट इज पढ़ने से बेहतर है एक तरफ से पढ़ें। ठीक है, अगर हम लोग अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 की बात करें, ये चारों अनुच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? पढ़े हैं। जब हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 को पढ़ रहे थे, या यूं कहे जब हम लोग भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र को पढ़ रहे थे, तो वहां पर सबसे पहले तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक को ही हमने आपको पढ़ाया था, लेकिन फिर भी रिवाइज करवा देते हैं और इसमें इन चारों अनुच्छेदों में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो भी हम आपको इंडिकेट कर देंगे कि अगर यहां से अनुच्छेद पूछने की संभावना होगी तो ये पूछा जा सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 की अगर हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 यह कहता है कि इंडिया अर्थात भारत, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत मतलब हमारा देश, हमारा देश भारत। जो हमारा देश भारत है वह राज्यों का संघ है। 28 राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण हुआ है। 28 राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण हुआ है और 28 राज्यों को मिलाकर जो भारतीय संघ का निर्माण हुआ है, उस भारतीय संघ में से
कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद 1 हमें दो प्रकार की जानकारी देता है। एक जानकारी तो यह देता है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है, मतलब संविधान में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो संविधान में भारत के लिए या तो इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है या भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी भारत का संवैधानिक नाम है इंडिया और भारत, जो कि अनुच्छेद 1 हमें यह कहता है कि भारत जो है किसका संघ है, तो भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे तमाम राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण हुआ है। यह बात अनुच्छेद 1 कहता है। और जो भारतीय संघ है, भारतीय संघ में भारत के 2800 राज्य आते हैं, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, और साथ ही साथ भारत सरकार या भारत के द्वारा अगर किसी क्षेत्र को जीता गया है वो भी भारतीय संघ के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 1 आपके लिए महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 1 को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 की अगर हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 यह कहता है कि जो भारत है, भारत में किसी नए राज्य को प्रवेश भारत की संसद दिलाएगा। भारत में किसी नए राज्य को प्रवेश, किसी नए क्षेत्र को प्रवेश भारत की संसद दिलाएगा, यह बात कहता है अनुच्छेद 2। परीक्षा के लिहाज से उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, आपके परीक्षा के लिहाज से उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, और विस्तार पूर्वक हम आपको इससे पहले समझा चुके हैं। एक बार और फिर से समझ लीजिए। भारत का मानचित्र नहीं लगाया है, यह है तरीका। हाँ है, हाँ। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, गौर से सुनिएगा एक बार फिर से। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 यह कहता है भारत में, गौर कीजिएगा, यह अपना देश भारत है, भारत में किसी नए राज्य को प्रवेश भारत की संसद दिलाएगा। जैसे बार बार यह मुद्दा उठता है, पीओके भारत का है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब कश्मीर का वह इलाका जो पाकिस्तान के अधीन है। अगर कल के डेट में जाकर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिलाया जाता है तो एक प्रकार से कहिए तो यह काम करेगा भारत की संसद। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अगर जीतकर भारत में मिलाना है, जीतेगा तो सेना, लेकिन उसको संवैधानिक तौर पर भारत में मिलाने का काम भारत की संसद करेगा, और भारत की संसद यह काम अनुच्छेद 2 के तहत करेगा, क्योंकि अनुच्छेद 2 ही भारत की संसद को भारत में नए क्षेत्रों को, नए राज्यों को प्रवेश करने का अधिकार देता है। समझे बात को? अनुच्छेद 2 परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 की अगर हम बात करें तो भारत के भीतर किसी राज्य का विभाजन कर नए राज्य का गठन करना हो, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो, यह काम भी करता है भारत की संसद, और यह काम भारत की संसद करता है, और भारत की संसद को यह काम करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 जैसे मान लिया जाए बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन कर दिया गया, जैसे मान लिया जाए बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन कर दिया गया। बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है, और किया है किसने? तो भारत की संसद ने।
जैसे जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित कर जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। यह काम भी किया है भारत की संसद ने ही और अनुच्छेद 3 के तहत ही। इसके बाद आपको दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप, पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन आज के डेट में दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे हम लोग दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप कहते हैं। दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया। तो दोनों को जो मर्ज किया गया है, यह काम भी किया है भारत की संसद ने ही। और कौन अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कौन अनुच्छेद के तहत, कौन अनुच्छेद के तहत राज्यों के नाम में परिवर्तन होते हैं, राज्यों के सीमा में परिवर्तन होते हैं, किसी राज्य का पुनर्गठन कर नए राज्य का गठन किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 3। इसके बाद अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन हुए हैं वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन होते हैं वह साधारण बहुमत के आधार पर होता है। इसी वजह से वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर अनुच्छेद 1 से 4 तक की हम बात करें तो परीक्षा के लिहाज से 2 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 और दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। यह बात याद हुआ? समझ में आया? एक बात बता दीजिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कौन करेगा? भारत की। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में आता है। भाग 1 के बाद अगला भाग है भारतीय संविधान का भाग 2। आप सब लोग जानते हैं भारतीय संविधान का जो भाग 2 है यह हमें नागरिकता के विषय में बतलाता है, सिटीजनशिप के विषय में बतलाता है। और नागरिकता की चर्चा है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में जो है आपको नागरिकता की चर्चा है। तो अब यहां पर हम लोग अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 को जानेंगे। देखिए, इन अनुच्छेदों में अगर हम लोग देखें, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में अगर हम लोग देखें परीक्षा के लिहाज से कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो परीक्षा के लिहाज से यहां पर 5 से 11 में मात्र 2 से 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। 2 से 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। ऐसे अगर अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद की अगर आप बात करेंगे, 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 11। परीक्षा के लिहाज से ये 2 अनुच्छेद नागरिकता के संदर्भ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे हम आपको सबसे पहले अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 11 के विषय में चर्चा कर देते हैं। अब फिर 5, 6, 7, 8 भी बता देंगे, बताने के लिए कोई दिक्कत ना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको आप पहले सुनिए, समझिए, याद कर लीजिए, फिर 5, 6, 7, 8 भी बता देंगे। आपको जान ही लीजिए आप अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 की अगर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 5 में इस बात का विवरण है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था, और भारत का संविधान अगर देखा जाए
तो भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को ही भारत का संविधान इसलिए लागू हुआ है क्योंकि 26 जनवरी को वर्ष 1930 ईस्वी में भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। यही कारण है कि 26 जनवरी को ही भारत का संविधान लागू किया गया। तो अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें थी उसके बारे में जानकारी देता है। मतलब जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की कौन सी शर्तें थी, उस विषय में जानकारी देता है हमें अनुच्छेद 5। इसके बाद आप सब लोग जानते हैं भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, भारत के कुछ लोग विशेष तौर पर मुसलमान पाकिस्तान गए। फिर पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई वे भारत आए। मतलब भारत के विभाजन होने पर कुछ भारतीय पाकिस्तान गए और कुछ पाकिस्तानी भारत आए। तो अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत दिया गया। अनुच्छेद 6 के तहत दिया गया। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत दिया गया। फिर अनुच्छेद 7, देखिए हुआ क्या, भारत के विभाजन के बाद कुछ भारतीय पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में कुछ दिन रुके, फिर वे पाकिस्तान से भारत आ गए। उस प्रकार के लोगों को भारत की नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दी गई। अनुच्छेद 7 के तहत दी गई। अनुच्छेद 7 के तहत। एक बार फिर से आप समझिए, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, यहां तक में कोई दिक्कत? आपको पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उन्हें नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत, वैसे लोग जो भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत। ये सब परीक्षा के लिहाज से एकदम जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। इसके बाद अनुच्छेद 8, देखिए एक होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इसका हिंदी होता है भारतीय मूल का व्यक्ति। इसका हिंदी होता है भारतीय मूल का व्यक्ति। क्या होता है? भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति। देखिए जब भारत का संविधान लागू हो रहा था उस समय लाखों ऐसे लोग थे जिनमें भारत की नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता थी। वे भारत के नागरिक बन सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने भारत की नागरिकता नहीं लिया, बल्कि भारत की जगह ब्रिटेन की नागरिकता, अमेरिका की नागरिकता, फ्रांस की नागरिकता लिया। इस प्रकार के जो लोग हैं उसी को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। या फिर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझे, हम भारतीय हैं, हमारा जन्म भारत में हुआ है, हमारी माता भारतीय, हमारे पिता भारतीय हैं। हम
घूमने के लिए अमेरिका गए। मान लिया जाए अमेरिका हमको पसंद आ गया और हमें लगा कि अमेरिका में बिजनेस करके जितना अभी कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम कमा सकते हैं। देखिए, इंसान कुछ चीज एकदम ब्रह्म सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब कुछ चीज जो है ह्यूमन नेचर में है, ह्यूमन नेचर में है। जैसे ह्यूमन नेचर में एक चीज ये भी है कि लोग पैसा के पीछे भागता है, कोई भी हो, कोई भी हो, ये ह्यूमन नेचर में है। अगर कोई कह रहा है ना कि हम पैसा के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो आपसे झूठ बोल रहा है, एकदम वो आपसे झूठ बोल रहा है, 100% वो आपसे झूठ बोल रहा है, उसमें 1% कम नहीं है। चाहे हम हो, आप हो या कोई भी हो, अगर वो मानव है पैसा के पीछे वो भागेगा। अगर वो गॉड है तब तो कोई बातें न है, लेकिन अगर मानव है तो कोई भी हो वो पैसा के पीछे भागेगा, समझे। और हम लोग तो आज के डेट में लोगों का क्या है जानते हैं, लोग अपने दिमाग से सोचता न है, कहां कहीं पर चलता है, समझे। जैसे पिछले दिनों जो है एक अपने संस्थान का वीडियो वायरल हुआ है, देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं? एक जो वो ललन टॉप वाले जो सौरभ द्विवेदी आए हुए थे, यानी वो लड़की पटना पढ़ने के लिए आई और उसके विषय में समाज का लोग अफवाह फैलाया कि वो भाग गई है, समझे। बताइए, समाज कितना गंदा चीज है, थोड़ा सोच करके देखिए। समाज में रहता कौन है? हम ही आपके जैसे लोग रहते हैं। समाज को गंदा हमारे आपके जैसा लोग करता है, समझे, और कौन करता है? दूसरा, समाज में मंगल ग्रह से लोग उठ के आता है। बताइए कितना बड़ा आरोप है, बहुत गलत आरोप है ये, समझ गए। यानी सीधे कैरेक्टर पर सवाल खड़ा करना हुआ। देखिए, हम चले गए अमेरिका, हमको लगा अमेरिका में बिजनेस करके इससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अमेरिका में बिजनेस खोल दिए, अमेरिका में रह गए, बस गए, भारत की नागरिकता को छोड़कर अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिए। तो हम भले भारत की नागरिकता को छोड़कर अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिए, लेकिन फिर भी हम PIO की श्रेणी में आएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति के श्रेणी में आएंगे। हमारा ओरिजिन तो भारत न है। जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उनके पूर्वज भारतीय थे, उनके पूर्वज भारतीय थे। ऋषि सुनक चाहते तो भारत की नागरिकता ले सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली, वे भारतीय मूल के हैं। फिर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उनके पूर्वज भारतीय थे, वो चाहती तो भारत की नागरिकता ले सकती थी, लेकिन अमेरिका की नागरिकता ली हुई है। तो ये सब भारतीय मूल का व्यक्ति है। तो भारतीय मूल के व्यक्ति के नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी अनुच्छेद 8 देता है। अनुच्छेद 8 देता है भारतीय मूल का जो व्यक्ति है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, उसको जो नागरिकता संबंधी अधिकार मिला है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 के तहत मिला है। 5 से लेकर 8 तक नहीं भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जो 2 अनुच्छेद बताने जा रहे हैं वो उसको आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 11, नागरिकता में ये 2 अनुच्छेद मूल तौर पर याद रखिएगा। 5 से लेकर 8 तक समझे ना? देखिए अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 यह कहता है कि अगर कोई भारतीय, अगर कोई भारतीय
अगर कोई भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए कि हम भारतीय हैं, हम जो है श्रीलंका की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो हमारी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इस बात को आप याद रखिएगा। यहां पर अनुच्छेद याद रखना जरूरी है, यहां पर सिर्फ अनुच्छेद याद रखना जरूरी है कि कौन अनुच्छेद यह कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह बात कहता है अनुच्छेद 9। फिर 10 महत्वपूर्ण नहीं है, सीधे 11 पर आइए। अनुच्छेद 11 की अगर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 11 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है आप समझिएगा। अनुच्छेद 11 यह कहता है कि भारत में नागरिकता को लेकर कानून भारत की संसद बनाएगा। भारत में नागरिकता को लेकर कानून बनाएगा भारत की संसद। देखिए, भारत की संसद या तो आपको भारत की नागरिकता दे सकता है या आपसे भारत की नागरिकता छीन सकता है, या आपसे भारत की नागरिकता छीन सकता है, या आपसे भारत की नागरिकता छीन सकता है। भारत की संसद आपको भारत की नागरिकता देने को लेकर भी कानून बनाता है और भारत की संसद आपसे भारत की नागरिकता छीनने को लेकर भी कानून बनाता है। मतलब भारत की संसद आपसे नागरिकता छीन भी सकता है और भारत की संसद आपको नागरिकता दे भी सकता है। तो नागरिकता देने को लेकर भी कानून भारत की संसद बनाता है और नागरिकता छीनने को लेकर भी कानून भारत की संसद बनाता है। अब देखिए, अनुच्छेद 11 में 2 प्रकार की बात याद रखना है। एक तो सीधे तौर पर यह कि नागरिकता को लेकर कानून कौन बनाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की संसद। नागरिकता को लेकर कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है? कौन बनाता है? भारत की संसद, पार्लियामेंट। देखिए, एक होता है संसद और एक होता है सांसद। संसद का अंग्रेजी होता है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट बनाता है। एक होता है सांसद, इसका अंग्रेजी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और सांसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है, एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। देखिए, आपको समझिएगा आप कि भारत की संसद नागरिकता को लेकर कानून बनाता है और इसी में दूसरी बात यह, भारत की संसद नागरिकता को लेकर कानून बनाता है। इस बात की चर्चा कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 11 में है। कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11। अब अनुच्छेद 11 भारत की संसद को
नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार देता है। नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार देता है। कानून बनाने का अधिकार देता है। अब देखिए, बार बार हम नागरिकता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नागरिकता का अंग्रेजी होता है सिटीजनशिप। क्या है नागरिकता? क्या है नागरिकता? इसको समझने के लिए देखिए, जैसे आज ना कल आपका विवाह होगा किसी ना किसी लड़की के साथ, आप लोगों का लड़का के साथ होगा, समझे? जब आपका विवाह होगा तो दो परिवार के बीच एक संबंध बनता है। अगर आपका विवाह होता है तो आपका परिवार और आपकी पत्नी के परिवार के बीच संबंध बनेगा। उस संबंध के एवज में दोनों परिवार को एक दूसरे से आशा रहता है। दोनों परिवार को एक दूसरे से आशा क्या रहता है? आशा यह रहता है कि अगर लड़का के परिवार में कोई काम हुआ, कोई कार्यक्रम हुआ, कोई यज्ञ हुआ, तो लड़की के परिवार वाले को आशा रहता है कि हमें निमंत्रण आएगा, हम जाएंगे भोज खाने, आशा रहता है। तो जब दो परिवार के बीच संबंध बनता है तो दोनों परिवार को एक दूसरे से कुछ ना कुछ आशा रहता है। इस बात को अगर आप समझे हैं तो नागरिकता के परिभाषा को आप समझिए। नागरिकता किसी भी देश और वहां रहने वाले नागरिकों के बीच का जो कानूनी संबंध होता है, उस कानूनी संबंध को ही नागरिकता कहते हैं। जैसे भारत देश है, भारत देश और यहां रहने वाले नागरिक मतलब आप। भारत देश और यहां रहने वाले नागरिक मतलब आप। भारत देश और आप नागरिकों के बीच का जो संबंध है, इसी को तो नागरिकता कहा जाता है। और इसी संबंध के वजह से जब भारत पाकिस्तान मैच होता है तो हम लोगों में किस प्रकार का इमोशन होता है, थोड़ा सोचिए। या फिर जब भारत पर पाकिस्तान आतंकवादी हमला कर देता है तो किस प्रकार का इमोशन हमारे भीतर से निकलता है। या फिर मान लिया जाए कि आप ही हैं, आपका विवाह हुआ, विवाह के बाद मान लिया जाए कि आपके ससुर का देहांत हो गया। मरना तो हर किसी को है, मरना हर किसी को है, चाहे हम हो, आप हो या कोई भी हो। अगर मानव रूप में हम लोग अवतरित हुए हैं तो मरना है, मरना है। लेकिन आप थोड़ा सोच करके देखिए कि अगर अपने ससुर का निधन हुआ तो क्या इमोशन होता है, समझ रहे हैं? तो नागरिकता को समझिएगा। हम यहां पर देखिए ये सब एग्जाम्पल देकर के नागरिकता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोग हंसी मजाक में ले रहे हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जाना सभी को है लेकिन समय से जाएगा, समझे? यही है। तो जो है आपको नागरिकता किसी भी देश और वहां रहने वाले नागरिकों के बीच का कानूनी संबंध होता है। और इस कानूनी संबंध के कारण ही नागरिकों को अपने देश से और देश को अपने नागरिक से आशा रहता है। नागरिकों को अपने देश से आशा यह रहता है, जैसे आपको अपने देश से क्या आशा है? आपको अपने देश से यह आशा है कि आपको सरकारी नौकरी मिले, आपको मतदान करने का अधिकार मिले, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, आपको संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार मिले,
आप जो मतदान करते हैं, आप जो चुनाव लड़ते हैं, आप जो संवैधानिक पद प्राप्त करते हैं, किस वजह से? आप देश के नागरिक हैं, इसी वजह से। आप देश के नागरिक हैं इसी वजह से। वही देश को आपसे यह आशा रहता है कि जब देश पर संकट हो तो हमारे देशवासी खड़ा हो जाए हमको बचाने के लिए। वही तो जब भारत पर आतंकवादी हमला होता है तो हम सभी भारतीयों का खून खौल उठता है। जैसे अभी जो है तीर्थयात्रियों पर जो है आतंकवादी हमला हुआ है, कितना गलत है बताइए। समझ गए? ये पाकिस्तानी जो है ना कभी सुधरने वाला ना है, समझ गए? इसी वजह से स्थिति देखिए ना, भीखमंगा वाला स्थिति होल है। कोई ऋणों देता है? नहीं देता है। कटोरा लेकर के भीख मांगले फिरता है। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक, कोई देता है उसको ऋण? नहीं देता है। उसके इसी नेचर के कारण नहीं देता है। समझे? भारत इतना शांतिवादी देश है, भारत को परेशान करने में लगल रहता है। तो नागरिकता समझे हो? इसके बाद अब देखिएगा, भारत की संसद को जब नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार मिला तो भारत की संसद ने नागरिकता को लेकर कानून बनाया। और भारत की संसद ने नागरिकता को लेकर कानून बनाया वर्ष 1955 ईस्वी में। भारत की संसद ने नागरिकता को लेकर कानून बनाया वर्ष 1955 ईस्वी में, जिसे हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं, जिसे हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं। और नागरिकता अधिनियम 1955 को अगर आप पढ़ते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 को अगर आप पढ़ते हैं तो यह अधिनियम हमें दो बात की जानकारी देता है। यह अधिनियम हमें पहली बात तो यह कि इसकी जानकारी देता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने की कौन सी शर्तें हैं। नागरिकता प्राप्त करने की कौन सी शर्तें हैं। और दूसरी जानकारी यह अधिनियम हमें यह देता है कि भारत की नागरिकता समाप्त होने की कौन सी शर्तें हैं। भारत की नागरिकता समाप्त होने की कौन सी शर्तें हैं। समाप्त होने की कौन सी शर्तें हैं। समाप्त होने की कौन सी शर्तें हैं। भारत की नागरिकता प्राप्त होने की कौन सी शर्तें हैं और समाप्त होने की कौन सी शर्तें हैं। ये दोनों बात की जानकारी हमें नागरिकता अधिनियम 1955 देता है। नागरिकता अधिनियम 1955 यह कहता है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की अगर हम लोग बात करें तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की जो 5 शर्तें हैं उसमें एक है आपको जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर देखिए, जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है समझिएगा। कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है, उसके माता और पिता दोनों भारतीय है या दोनों में से कोई भी एक भारतीय है, तो वह जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा। जैसे हम हो गए, आप लोग हो गए, आप लोग हो गए, हम सभी लोग जन्म के आधार पर भारत के नागरिक हैं। और एक बात आप जानिए,
जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। मान लिया जाए कि हम देश विरोधी नारा लगाए या हम वैसा भाषण दिए जिससे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता प्रभावित हो गई, या हम वैसा काम किए जो देश हित में नहीं है, हमें सजा दिया जाएगा, हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा, हमें आजीवन कारावास की सजा दे दी जाएगी, 10 वर्ष की सजा दे दी जाएगी, 5 वर्ष की सजा दे दी जाएगी, जुर्माना हमें ठोक दिया जाएगा, लेकिन हमारी नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि हम जन्म के आधार पर भारत के नागरिक हैं। जन्म के आधार पर भारत के नागरिक हैं। तो जन्म के आधार पर अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। जैसे राहुल गांधी जन्म के आधार पर भारत की नागरिक है, उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। लेकिन उसकी मां सोनिया गांधी जन्म के आधार पर भारत की नागरिक नहीं है। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनी है। सोनिया गांधी जो है भारत के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी से विवाह की और रजिस्ट्रेशन करवा करके जो है भारत की नागरिक बनी। उनकी नागरिकता जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी की नागरिकता नहीं जा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी जन्म के आधार पर भारत के नागरिक हैं। दूसरा है वंशीय परंपरा। दूसरा है वंशीय परंपरा। वंशीय परंपरा, देखिए आपको मान लिया जाए आपका जन्म भारत से बाहर हुआ, आपके माता पिता भारतीय हैं, मान लिया जाए कि आप ही हैं, ठीक है, शादी विवाह किए, चले गए स्विट्जरलैंड हनीमून मनाने, 1 साल तक हनीमूने मनाते रह गए, उसी में बच्चा हो गया आपकी पत्नी को, तो क्या वह बच्चा स्विट्जरलैंड का हो जाएगा? नहीं, वो भारत का होगा। कहां का होगा? भारत का होगा। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ है, उनके माता पिता दोनों भारतीय हैं, तो उन्हें वंशीय परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद आगे तीसरा है देशीयकरण के आधार पर। देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण क्या है जानते हैं? देशीयकरण एक प्रकार का प्रमाण पत्र है। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आप फ्रांस के रहने वाले हैं, या कोई भी व्यक्ति एक फ्रांस का रहने वाला है, वो भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखता है, भारतीय संविधान में वर्णित 22 राजभाषा में से किसी भी एक राजभाषा का जानकार है, और उसने अपने देश की नागरिकता छोड़ दी है, इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी है। अगर इस प्रकार का काम कोई फ्रांसीसी व्यक्ति करता है तो उसे देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और उस प्रमाण पत्र के आधार पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। या फिर मान लिया जाए कि आप या कोई भी विदेशी नागरिक जिनका विश्व शांति में, विश्व कल्याण में, विश्व दर्शन में, मानव सेवा में योगदान रहा है, तो उन्हें बिना किसी शर्त के भारत सरकार देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे देता है। जैसे मदर टेरेसा, मानव सेवा में मदर टेरेसा का योगदान था। मदर टेरेसा को बिना किसी शर्त का भारत सरकार ने देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया,
और मदर टेरेसा देशीयकरण के आधार पर ही भारत की नागरिक बनी। तीसरा है पंजीकरण, तीसरा है पंजीकरण, वही चौथा, ठीक है, चौथा है पंजीकरण। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। मान लिया जाए और एगो बात सोच लीजिए, अनुच्छेद पढ़ाते पढ़ाते पॉलिटिक्स खत्म, समझे? हाँ, यही प्लान है, बोले हुए तो हैं, इसी कारण नहीं इतना बता रहे हैं, नहीं तो अनुच्छेद 11 तो बताइए दिए थे, खत्म करके चल जाते। तो अनुच्छेद पढ़ाते पढ़ाते पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा, बस जरूरत है डेली क्लास करने का, डेली रिवीजन करने का, और जो भी पढ़ा है जिस रोज कोई भी एक बुक लेकर के उसका रिवीजन कर लेना है, संस्थान का नोट है, उस चैप्टर को पढ़ लेना है, सब चीज क्लियर हो जाएगा। पंजीकरण देखिए, अगर कोई विदेशी यह चाहता है कि वह भारत की नागरिकता ले, तो उसे भारत में कम से कम 7 वर्षों तक रहना पड़ेगा, 7 वर्षों तक। ऐसे जो संशोधन हुआ है 2019 में, उसमें 7 से घटा करके 5 कर दिया है, हां ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर पहले के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कोई भी विदेशी भारत आकर लगातार 7 वर्षों तक रहकर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता था, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता था। या फिर कोई महिला भारतीय पुरुष से विवाह कर भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है, जैसे सोनिया गांधी इसी आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की है, जैसे सोनिया गांधी इसी आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की है। हाँ, सोनिया गांधी बोली, और सीमा हैदर, हाँ सीमा हैदर को भी मिल सकता है, लेकिन यहां पर बात है सीमा हैदर मुसलमान है, और जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देश के मुसलमान भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता है, समझे? तो सीमा हैदर की नागरिकता जो है थोड़ा खतरे में है। सीमा हैदर पर योगी जी ध्यान नहीं दिए हैं अभी तक ना, वो है ये है ना। बताइए, आज की जो हमारी मीडिया है, आप लोग कहां से जाने, मीडिया से न जाने, तो ये सीमा हैदर को हर कोई जान रहा है। बाहरे बहादुर सब भौजाई ना है, तो भौजाई को नहीं जानिएगा तो किसको जानिएगा। चलिए आगे आइए, आगे आइए। बहुत कानूनी दो पैच है उसमें, कानूनी लड़ाई तो वो लड़ ही रही है, कानूनी लड़ाई लड़ रही है। अब देखिए क्या होता है, सीमा हैदर के चक्कर में मत पड़िए, आगे आइए। अगला है भूमि विस्तार। भूमि विस्तार, भूमि विस्तार के माध्यम से भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कैसे? जैसे मान लिया जाए जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां के लोग अभी पाकिस्तान के नागरिक माने जाते हैं। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां के लोग अभी पाकिस्तान के नागरिक माने जाते हैं, वहां के लोग अभी पाकिस्तान के नागरिक माने जाते हैं। मान लिया जाए कि भारत की संसद ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को जीतकर भारत में मिला लिया,
तो वहां रहने वाले लोग को लेकर भारत की संसद एक अधिसूचना जारी करेगा और भारत की संसद यह अधिसूचना जारी करेगा, भारत की संसद यह अधिसूचना जारी करेगा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे भारत की संसद ने भारत में मिला लिया है, वहां के नागरिक अब पाकिस्तान के नागरिक नहीं होंगे, बल्कि वहां के नागरिक अब भारत के नागरिक होंगे या हो गए हैं। बस इतना अधिसूचना जारी करना है और इतना मात्र अधिसूचना जारी करने से ही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अगर भारत में मिलाया जा रहा है तो भारत की भूमि का विस्तार हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूमि विस्तार द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यानी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं और भारत की नागरिकता प्राप्त करने की जो 5 शर्तें हैं वह है जन्म के आधार पर वंशीय परंपरा, पंजीकरण, देशीयकरण और भूमि विस्तार। भूमि विस्तार समझ गए। अब देखिएगा, रुकिए ना 1 मिनट समझाने दीजिए। अब देखिएगा, एक प्रश्न आता है, भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है या प्राप्त की जा सकती है या प्राप्त नहीं की जा सकती है। उसमें एक ऑप्शन रहता है भारतीय बैंक में धन जमा करके, भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, जिस प्रकार हम लोगों ने जाना यहां पर कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, उसी प्रकार से भारत की नागरिकता की अगर हम लोग बात करें तो भारत की नागरिकता जो है 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। भारत की नागरिकता जो 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है, एक परित्याग द्वारा, दूसरा बर्खास्तगी द्वारा, और तीसरा तीसरा परित्याग, बर्खास्तगी, वंचित किए जाने पर, वंचित किए जाने पर। तीसरा वंचित किए जाने पर। ये 3 आधार है, परित्याग, बर्खास्तगी और वंचित किए जाने पर। परित्याग, बर्खास्तगी और वंचित किए जाने पर, ये 3 आधार है। इसी 3 आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। परित्याग मतलब अगर आप भारत की नागरिकता छोड़ दिए अपनी स्वेच्छा से, चली जाएगी। बर्खास्तगी और वंचित, आपको भारत की नागरिकता से बर्खास्तगी और वंचित कब किया जाता है जानते हैं? देखिए, जैसे कि मान लिया जाए अभी आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का, आप कोई वैसा काम किए या फिर आप अपने बड़े ऑफिसर एसपी के ऑर्डर की अवहेलना कर दिए, बर्खास्त कर देगा वो आपको, बर्खास्त कर देगा वो आपको, बर्खास्त कर देगा। तो अगर भारतीय नागरिक जैसे मान लिया जाए जासूसी कर रहा है भारत का, अगर कोई भारतीय नागरिक है वो भारत का जासूसी कर रहा है तो उसका नागरिकता बर्खास्त कर दिया जाएगा। मान लिया जाए
भारत चीन के बीच युद्ध हो गया, कोई भारतीय नागरिक चीन को भारत का सारा खबर पहुंचा रहा है, उससे नागरिकता छीन ली जाएगी। तो इन आधारों पर भारत की नागरिकता छीनी जाती है। और एक बात और आप जानिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है, अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। जैसे गांव घर में भी आप सुनते होंगे, आप देखते होंगे, अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक यानी खो गया और लगातार 7 वर्षों तक जो है वह घर नहीं आया, तो यह मान लिया जाता है कि उसका ओम नमः स्वाहा हो गया है और उसके परिवार के लोग जो है उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्रियाक्रम कर देते हैं अपना। अब बाद में पता चलता है कुछ वर्ष के बाद वो तो जिंदे है, आ गया। तो ऐसा एग्जाम्पल सब आप सुनते होंगे, आप देखते होंगे, निश्चित तौर पर होता है। अब देखिए, समझिएगा आप, इसके बाद आगे आप समझिएगा, भारत की संसद ने नागरिकता को लेकर कानून वर्ष 1955 में बनाया। भारत की संसद ने नागरिकता को लेकर कानून वर्ष 1955 में बनाया, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं। इसमें कई बार संशोधन हुआ है। नागरिकता अधिनियम 1955 में कई बार संशोधन हुआ है। इसमें 1957 में, 1960 में, 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में नागरिकता अधिनियम 1955 में अलग अलग वर्षों में संशोधन हुए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में ही एक संशोधन 2019 में हुआ है। नागरिकता अधिनियम 1955 में ही एक संशोधन हुआ है 2019 में, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहा जाता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहा जाता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या है, इसको आप समझिएगा। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या कहा गया है, समझिएगा। यह कहा गया है, भारत के जो पड़ोसी मुस्लिम राष्ट्र है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या प्रावधान किया गया है, इसको आप समझिएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। देखिए, यहां पर थोड़ा समझिएगा। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब रहता है। भारत में हिंदू बहुसंख्यक में आता है। भारत में 100% आबादी में 80% हिंदुए हैं। हिंदू बहुसंख्यक में आता है। बहुसंख्यक मतलब जिसकी संख्या अधिक है। 100 में 80 को हिंदू है, तो हिंदुओं की संख्या अधिक हुई ना हो।
हिंदुओं की संख्या अधिक हुई, तो भारत में हिंदू बहुसंख्यक में आता है। हिंदू के अलावा अन्य सभी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी अन्य सभी अल्पसंख्यक में आता है। अन्य सभी अल्पसंख्यक में आता है, अल्पसंख्यक में आता है। वैसे ही अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की हम बात करें, ये तीनों देश में मुस्लिम आबादी अधिक है। इन तीनों देशों में मुसलमान बहुसंख्यक में आता है। मुसलमान के अलावे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इन देशों में अल्पसंख्यक में आते हैं। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यह कहता है कि इन तीनों देशों के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी भारत आकर कम से कम 5 वर्षों तक रहकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इन तीनों देशों के ये अल्पसंख्यक समुदाय भारत आकर कम से कम 5 वर्षों तक रहकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसका विरोध व्यापक स्तर पर हुआ। इसका विरोध व्यापक स्तर पर इसलिए हुआ क्योंकि इस एक्ट के तहत इन देशों के मुसलमानों को भारत की नागरिकता दी जाने की बातें नहीं कही गई थी। इस एक्ट के तहत तो नागरिकता दी जा रही है। इस एक्ट के तहत नागरिकता थोड़े छीनी जा रही है, नहीं। लेकिन इस एक्ट का विरोध जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया, भारत से सटे बांग्लादेश के मुसलमान गलत तरीका से भारत में प्रवेश करके रह रहा है। तो उस प्रकार के भारतीय मुसलमानों की तो नागरिकता यहां से चली जाएगी, क्योंकि इस एक्ट में कहा गया है कि इन देशों के मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, मुसलमानों के अलावे जो अन्य अल्पसंख्यक है उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो मतलब इन देशों के मुसलमान जो गलत तरीका से घुसपैठिए के रूप में भारत में आकर के रह रहा है, उस प्रकार के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ गई। यही वजह है कि इसका विरोध हो रहा है। इस एक्ट को भारत की संसद ने दिसंबर 2019 में पारित कर दिया। दिसंबर 2019 में ही पारित कर दिया था। 12 दिसंबर तक पारित हो गया था। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति 12 दिसंबर 2019 तक पारित कर दिया। राष्ट्रपति 12 दिसंबर 2019 को अपना हस्ताक्षर कर दिया, अपनी अनुमति दे दिया, अपनी मंजूरी दे दिया। यह एक्ट तो पारित दिसंबर 2019 में ही हो गया, लेकिन यह लागू 11 मार्च 2024 को हुआ है। हाल फिलहाल में हुआ है। यह एक्ट लागू 11 मार्च 2024 को हुआ है। करेंट सिनेरियो में यह चर्चा में रहा है और यही वजह है कि यहां से प्रश्न पूछने की संभावना है। और नागरिकता में जितना बताए हैं ना, इतना अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझे बात को? तो इतना बात हम लोग याद कर ले। क्या विचार? चलिए बताइए बताइए, नागरिकता को लेकर चर्चा भारतीय संविधान के कौन भाग में है? कौन भाग में है? भाग 2। कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद?
आए 5 से। संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता? कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 5। इसके बाद आगे बताइएगा कि कौन अनुच्छेद यह कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आए? नो नो छो कौन बोल रहे हैं जी? महाराज, मतलब एक तरफ से एगो अनुच्छेद 5 पूछ दिए तो अगला 6 होगा। अजीब हाल है, समझे? तो बताइए कौन अनुच्छेद यह कहता है? इतना बढ़िया से समझाते हैं, वो समझाने के बाद तब याद करवाते हैं, इसके बावजूद आप लोग आम इमली कटहर लीची करते रहते हैं। वाह महाराज, ठीक है। तो बताइए कौन अनुच्छेद यह कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? आए? अनुच्छेद 9। ठीक है। नागरिकता को लेकर कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है? अच्छा, नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को कौन अनुच्छेद देता है? आए? अनुच्छेद 11। इसके बाद आगे बताइएगा, भारत की संसद ने नागरिकता को लेकर कानून कब बनाया है? 1955। भारत की संसद ने नागरिकता को लेकर कानून कब बनाया? 1900। अच्छा, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है? कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? आए? 3 ना। अच्छा, भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है और 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है, इसकी जानकारी कौन अधिनियम देता है? नागरिकता अधिनियम 1900। नागरिकता अधिनियम 1900। और भारत की नागरिकता जो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, कौन कौन है? अगर कोई व्यक्ति जन्म या वंशीय परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक है तो उसकी भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है? नहीं ना। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त होती? कौन कौन? भारत की नागरिकता कितने प्रकार से छीनी जा सकती है? कितने प्रकार से? कितने प्रकार से? कौन कौन? और अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त होगी? हाँ या ना? और नागरिकता को लेकर के कानून कब लागू हुआ है जानते हैं? यानी संविधान में नागरिकता को लेकर जो अनुच्छेद है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ये 5, 6, 7, 8, 9, ये पांचों अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 मतलब नागरिकता को लेकर अधिनियम, नागरिकता को लेकर लागू संविधान लागू हुए हैं अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 के तहत 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में। इसके बाद आगे बताइएगा, हाल फिलहाल में नागरिकता अधिनियम 1955 में जो संशोधन 2019 में हुए हैं, उस संशोधन के तहत भारत के किन 3 पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जानी है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, सही बोले हैं। नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जानी है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इन तीनों देशों के कौन कौन समुदाय के लोगों को? कितने वर्षों तक भारत में रहने के बाद? कितने वर्षों? कितने वर्षों तक? और यह जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, यह लागू कब हुआ है? 11 मार्च 2000 सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू कब हुआ है? 11 मार्च 2000। 11 मार्च 2000। क्लियर है ये बात? अब देखिएगा,
अब यहां पर थोड़ा सा और समझिए। देखिए, भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में जानते हैं कैसी नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है, और भारत में जो एकल नागरिकता है यह ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। भारत में एकल नागरिकता है, और भारत में एकल नागरिकता के प्रावधान कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में हम सभी सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। हम सभी सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। भले आपका जन्म बिहार में हुआ हो, आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ हो, आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ हो, आपका जन्म दिल्ली में हुआ हो, आपका जन्म बनारस में हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, आप किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं होते हैं। आप किसी भी राज्य विशेष के नागरिक नहीं होते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरा जन्म बिहार में हुआ, तो क्या हम बिहारी नागरिक हैं? नहीं, हम भारत के नागरिक हैं। मान लिया जाए आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, तो क्या आप वहां के नागरिक हैं? नहीं, आप भारत के नागरिक हैं। तो भारत में हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक ही होते हैं, किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं होते हैं। यही एकल नागरिकता है। वही अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की अगर हम लोग बात करें, तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता के प्रावधान है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता के प्रावधान है। अमेरिका में 50 प्रांत है। अलास्का है, दक्षिणी डकोटा है, उत्तरी डकोटा है। तो जैसे अमेरिका के दक्षिणी डकोटा का कोई नागरिक है, उसका जन्म दक्षिणी डकोटा में हुआ है, तो वह सबसे पहले अमेरिका के दक्षिणी डकोटा प्रांत का नागरिक है, फिर वह अमेरिका का नागरिक है। उसे दक्षिणी डकोटा प्रांत के द्वारा भी नागरिकता दी जाएगी और उसे अमेरिका के द्वारा भी नागरिकता दी जाएगी। मतलब वहां पर राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा नागरिकता दी जाती है। मतलब वहां पर दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में एकल नागरिकता है। अब देखिएगा, भारत में नागरिकों की अगर हम लोग बात करें तो भारत में नागरिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है देसी और एक होता है विदेशी। भारत में नागरिक दो प्रकार के होते हैं। यह भारत क्या, कोई भी देश, कोई भी देश, किसी भी देश में नागरिक दो प्रकार के होते हैं। भारत में भी नागरिक दो प्रकार के हैं। भारत में जो नागरिक दो प्रकार के हैं, एक है आपको देसी नागरिक और दूसरा है आपको विदेशी नागरिक। समझते जा रहे हैं ना? लग रहा है ना कि चैप्टर खत्म हो रहा है। सिर्फ अनुच्छेद नहीं, चैप्टर खत्म हो रहा है। और आज अगर आप संस्थान में हमसे पॉलिटी पढ़े हैं, आप संस्थान का कॉपी पलट करके पूरा आज का आज जाकर के पढ़ लीजिएगा, तभी फायदा करेगा, नहीं तो फायदा नहीं करेगा। समझ गए? दूसरी बात, मान लिया जाए कि आप हमसे नहीं पढ़े हैं पॉलिटी, आप आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर लोग तो पढ़े ही होंगे, या तो आप बिहार पुलिस बैच के हैं या फाउंडेशन बैच के हैं। यही दो में से किसी एक बैच के हैं। समझ गए? अब कुछ एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं, तो अब शिक्षा है, उसको वंचित नहीं ही किया जाना चाहिए। ठीक है, पहले समझाने दीजिए ना, तब क्वेश्चन पूछिएगा ना। ठीक है, पहले इसको समझाने दीजिए। पहले जितना जरूरी है, देखिए हम आपके क्वेश्चन में उलझ जाएंगे तो कुछ चीज छूट जाएगा। अब मान लिया जाए वहीं से प्रश्न आ गया, तो इसी वजह से बीच में हम उलझना नहीं चाह रहे हैं। क्वेश्चन का तो जवाब हम देवे करते हैं, नहीं देते हैं। जो फाउंडेशन पढ़ते हैं पूछ लीजिएगा, फाउंडेशन वाला अगर पूछता है तो जवाब देते हैं। ठीक है, उलझाइए मत, अभी थोड़ा देर रुक जाइए, पहले खत्म करने दीजिए चैप्टर। तब तो क्या बोल रहे थे? हाँ,
किसी भी देश में नागरिक दो प्रकार के होते हैं, देशी और विदेशी। जैसे आप लोग भारत के देशी नागरिक हैं। इसके बाद मान लिया जाए कोई व्यक्ति रूस से आया भारत के लिए वो क्या हो जाएगा, विदेशी। कोई व्यक्ति अमेरिका से आया भारत, अमेरिकी नागरिक है, वह भारत घूमने आया, ताजमहल घूमने आया, वह भारत के लिए कैसा नागरिक हो जाएगा, विदेशी। कैसा नागरिक, विदेशी। यह बात समझ में आया। अब एक बात और आप जानिए, जैसे आपका अपना घर है, आपके अपने घर में आपको सब प्रकार का अधिकार होता है। आप अपने घर में हैं, मम्मी को कहिएगा खाना परोस करके दे, मम्मी भी खाना परोस करके दे सकती है। या अपने मन से लेने का मन है, आप अपने से भी खाना परोस सकते हैं। अपने घर में है, मम्मी कहीं चली गई या बीमार पड़ गई, अपने से भी आप खाना बना लीजिएगा। अपने घर में है, मां का रूम है, पिताजी का रूम है, बहन का रूम है, किसी भी रूम में आप चले जाइएगा, आपको कोई रोक टोक नहीं है। मतलब अपने घर में आपको सब अधिकार होता है। पकौड़ी खाने का मन है, गैस जला करके पकौड़ी बना के खा लिए अपने घर में। मतलब अपने घर में आपको सब प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। तो भारत देश है, भारत देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सभी प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। आगे हम आपको मौलिक अधिकार ही पढ़ाएंगे। और मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है। मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है। भारत देश के देशी नागरिकों को, भारत के देशी नागरिकों को अनुच्छेद 12 से 35 सभी प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। आपको सब मौलिक अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 14 भी, 15 भी, 16 भी, 17 भी, 18 भी, 19 भी, 20 भी, सब प्राप्त है, टोटल प्राप्त है। लेकिन जैसे मान लिया जाए कि आप अपने भाई के ससुराल चले गए, आप अपनी बहन के ससुराल चले गए, वहां पर आपका दायरा सीमित हो जाएगा। वहां पर आपका दायरा सीमित हो जाएगा। वहां पर मान लिया जाए पकौड़ी खाने का मन किया, तो आप अपने से बना करके तो नहीं खा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बहन को कहिएगा, बहन के ससुराल गए हैं तो, या भाई के ससुराल गए हैं तो भौजाई को कहिएगा कि पकौड़ी खाने का मन है, समझे। लेकिन आप अपने से बनाकर खा सकते हैं नहीं। जैसे हमारे बिट्टू सर हैं, कुछ भी हो जाए वो रात में 2 बजे खाना बना करके खाएंगे, लेकिन अपने से बनाकर खाएंगे। अभी भी आप लोग को लगता है कि हम लोगों को कितना कष्ट है, खाना बनाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, कपड़ा साफ करना पड़ता है। हम तो किसी के हाथ का भी खा लेते, हमको तो कोई खिला देता हम खा लेते हैं। हमको तो पेट भरने से मतलब है, हम टेस्ट उस्ट नहीं देखते हैं। लेकिन बिट्टू सर है, वो टेस्टी खाना खाएंगे, अपने से बना के खाते हैं। तो बहुत लोग आप ही में से होंगे जिनको स्वयं का पकौड़ा बनाकर खाने का बहुत ज्यादा शौक होगा, तो उस सिचुएशन में तो आप नहीं खा पाइएगा। मतलब बहन के यहां या अपने घर से कहीं भी दूसरे जगह जाइएगा मेहमानी, तो आपका दायरा सीमित हो जाता है। वैसे ही विदेशी नागरिकों की अगर हम लोग बात करें तो विदेशी नागरिकों को सभी प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विदेशी नागरिकों को 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मौलिक अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है।
इन 5 मौलिक अधिकार के अलावा अन्य मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त होता है। जैसे अनुच्छेद 19 में क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता। कोई विदेशी नागरिक भारत में अपने मन से कोई व्यापार, उस समोसा चटनी का दुकान खोल करके बैठ जाएगा बिना अनुमति के? नहीं हो सकता है। आप भारत के नागरिक हैं, आप समोसा चटनी का दुकान खोल करके बिना सरकार की अनुमति के बैठ जाइए ना, कोई दिक्कत ना है। लेकिन कोई विदेशी नागरिक ऐसा नहीं कर सकता है। तो विदेशी नागरिकों को ये 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ये 5 के अलावे अन्य जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, ये सब विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होता है। लेकिन ये 5 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। ये 5 मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ देशी नागरिकों को प्राप्त होता है, देशी नागरिकों को प्राप्त होता है। समझ गए बात को? अब देखिएगा यहां पर विदेशी नागरिक में भी विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। एक शत्रु देश का विदेशी नागरिक और दूसरा मित्र देश का विदेशी नागरिक। एक शत्रु देश का विदेशी नागरिक, एक मित्र देश का विदेशी नागरिक। देखिए, भारत के संदर्भ में शत्रु देश उस देश को माना जाता है जिसके साथ भारत का संबंध अच्छा नहीं रहा है, जिसके साथ भारत का युद्ध हुआ है, जैसे चीन, पाकिस्तान, ये सब भारत के संदर्भ में शत्रु देश, और यहां के नागरिक शत्रु देश के विदेशी नागरिक। वही मित्र देश, भारत के संदर्भ में उन देशों को मित्र देश माना जाता है जिसके साथ भारत का संबंध अच्छा रहा है, जिसके साथ भारत का युद्ध नहीं हुआ है। जैसे रूस भारत का मित्र देश है, वहां के नागरिक मित्र देश के विदेशी नागरिक होंगे। मित्र देश के विदेशी नागरिक और शत्रु देश के विदेशी नागरिक में एक अनुच्छेद का अंतर है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में जो मौलिक अधिकार है, यह शत्रु देश के विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मित्र देश के विदेशी नागरिकों को प्राप्त होता है। मतलब अगर शत्रु देश के विदेशी नागरिक की बात करें तो इसे 6 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, 15, 16, 19, 22, 29 और 30। वही मित्र देश के विदेशी नागरिकों को यह 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, इसे अनुच्छेद 22 प्राप्त होता है, और इसे शत्रु देश के विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 22 में क्या है आगे बताएंगे, लेकिन समझ लीजिए यहीं पर आगे अनुच्छेद 22 की चर्चा नहीं करेंगे, या थोड़ा बहुत चर्चा कर देंगे। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अगर आपको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो अनुच्छेद 22 3 प्रकार का संरक्षण आपको देता है। अनुच्छेद 22 पहला संरक्षण आपको यह देता है कि आप गिरफ्तारी का कारण जान सके। दूसरा संरक्षण यह देता है कि आपको 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और तीसरा संरक्षण यह देता है कि आप अपने मन मुताबिक वकील रख सकते हैं। अगर रूस के किसी नागरिक को भारत में गिरफ्तार किया गया तो उसे अनुच्छेद 22 प्राप्त होगा, वह गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है, उसे 24 घंटा के भीतर न्यायालय में पेश किया जा सकता है, वह अपने मन मुताबिक वकील रख सकता है। लेकिन अगर किसी पाकिस्तानी को भारत में गिरफ्तार किया गया तो उसे अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं होता है, वह गिरफ्तारी का कारण नहीं पूछ सकता, उसे 24 घंटा के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वह अपने मन मुताबिक वकील नहीं रख सकता है। उसको गिरफ्तार करके 24 घंटा के बदला 96 घंटा तक जो है 3rd डिग्री वाला उपाय उसके साथ किया जाएगा, जो भी होगा। तो यह अंतर है, समझे बात को? चलिए अब ध्यान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में जो एकल नागरिकता है कौन देश से लिया गया?
कौन देश से? ब्रिटेन से। ठीक है, इसके बाद आगे बताइएगा, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता? दोहरी ना। इसके बाद भारत के नागरिकों को सभी प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशी नागरिकों को कौन से 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते? 15, 16, 19, 29 और क्लियर है? एक बात और बताइएगा, कौन से 5 ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारत के लोगों को प्राप्त होता है? 15, 16, 19, 29 और ये विदेशियों को प्राप्त। शत्रु देश के विदेशी नागरिक और मित्र देश के विदेशी नागरिक में कौन से एक मौलिक अधिकार का अंतर है? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 मित्र देश के विदेशी नागरिकों को प्राप्त होता है। हां, अनुच्छेद 22 मित्र देश के विदेशी नागरिकों को प्राप्त होता है। हां, होता है। अनुच्छेद 22 शत्रु देश के विदेशी नागरिकों को प्राप्त होता है? नहीं ना? बात क्लियर है? चलिए, अब जो है खत्म हो गया ये, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे सुनिए, मौलिक अधिकार को आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले क्लास में पढ़ेंगे। और सुनिए, यहां पर आप आज के आज जाकर किसी भी बुक से, जो भी बुक आपके पास हो, संस्थान का स्टडी मटेरियल हो या कोई भी बुक हो, उस बुक से जाकर नागरिकता को पूरा पढ़ लीजिएगा। और जो है, जिनके पास ना कोई बुक है ना पीडीएफ है, पॉलिटी का पीडीएफ है संस्थान में, वो आप लेकर के पढ़िए। समझे? रउआ लोग समझ गए ना? देखिए, एक बात जानिए, हम कितनों पढ़ा देंगे, हम कितनों बता देंगे, हम कितनों समझा देंगे, उससे आपका रिजल्ट नहीं होगा जब तक आप खुद मेहनत नहीं कीजिएगा। हमारे समझाने, हमारे पढ़ाने के बाद घर पे जाकर सेल्फ स्टडी करना है। जीएस का कोई भी बुक होगा, उससे उठा करके नागरिकता पढ़ लिए। कोई ना कोई बुक होगा कि ना होगा? है ना? हो, या तो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, कोई भी बुक है, नागरिकता उठा करके पढ़ लीजिएगा। समझे? और अगले क्लास में आइएगा तो पूछेंगे, लिखाने उखाने का जरूरत नहीं ना है? समझे? लिखाने के चक्कर में रहेंगे तो फिर दिक्कत है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत लिखा देंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा वहां लिखा देंगे। अब पूछिए, क्या पूछ रहे थे? अब 5 बरस मारिएगा। अगर 2019 कंसीडर कर देता है तब 5 बरस, अगर कंसीडर नहीं करता है तो 7 बरस। ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ, नागरिकता को लेकर कानून बनाता गृह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है, गृह मंत्रालय। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। लड़की लोग निकलिए, लड़का लोग रुक जाइए। और हाँ, सुनिए, एक मिनट। देखिए, मौसम विभाग का जो है एक अलर्ट जारी है, 12 से 3 में हीट वेव चलता है, तो 1 सप्ताह टेस्ट नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। हम टेस्ट करवाने के लिए पूरी तरीका से तैयार हैं, लेकिन आपका तबीयत भी थोड़ा सा हमको लग रहा है। हाँ, क्लास होगा, सुन लीजिए 1 मिनट सुनिए ना, वही बात बता रहे हैं। क्लास मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार चलता रहेगा, लेकिन टेस्ट इस सप्ताह पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ने जो जारी किया है उसमें है 10 जून से 14 जून तक हीट वेव रहेगा। फिर उसके बाद मौसम सामान्य हो जाएगा, क्योंकि 15-16 से बिहार में मानसून का आगमन हो रहा है, बिहार में वर्षा होने लगेगा, और बिहार में वर्षा होने लगेगा तो हीट वेव का खतरा टल जाएगा। और जब हीट वेव का खतरा टल जाएगा तब अगले सप्ताह सोमवार से टेस्ट शुरू कर रहे हैं। देखिए, हम पूरी तरीका से तैयार हैं। हम 6 सेट बना लिए हैं, 2 सेट आप लोग का हो गया, 6 को सेट और हम छुट्टी में तैयार कर लिए हैं।
सब चीज हो गया है, नहीं ऑफलाइन, ठीक है। तो टेस्ट जो है, टेस्ट की अगर हम बात करें तो एक सप्ताह जो है 12 से 3 में के बीच में जो टेस्ट होता है, एक सप्ताह बंद कर दे रहे हैं। और देखिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है आपका, समझे। उसके स्थान पर जो है होमवर्क सब थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, होमवर्क बढ़ा देते हैं, क्या होमवर्क दे देते हैं, समझे। और होमवर्क दे रहे हैं, दिवस खत्म हो गया, दिवस करके पूरा हो गया है। चलिए जो लोग किए हैं ठीक है, नहीं किए हैं वो भी ठीक है। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक किसी भी एक बुक से, किसी भी एक नोट से पूरा दिवस करके आइएगा, अगले क्लास में पूछेंगे और अगले क्लास में होमवर्क भी हम आपको बढ़ाएंगे, ठीक है। दिवस ही आपका होमवर्क है, होमवर्क करके आइए। कल टेस्ट नहीं है, टेस्ट सोमवार से होगा। थोड़ा स्वास्थ्य सबको भी ध्यान में रखना है। 12 से 3 में बहुत अधिक गर्मी रहता है, समझे, बहुत ज्यादा गर्मी रहता है। क्लास गैप कर करके होता है, इसका मतलब है आप डेली क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, नहीं नहीं नहीं, क्या संडे को होगा क्लास, उसका सूचना शुक्रवार को दिया जाएगा, ठीक है। कल आपका टेस्ट नहीं है, टेस्ट सोमवार से होगा। कब से होगा टेस्ट? कब से होगा? जो आने वाला सोमवार है उससे ना टेस्ट होगा, हाँ समझे। टेस्ट अभी फिलहाल बंद रहने दीजिए, गर्मी है, बहुत गर्मी है हो, ठीक है, बहुत गर्मी है। ऐसे सुबह में 6 से 8 के बीच में अगर आप मारना चाहते हैं तो मरवा देंगे। सुबह 6 से 8, सुबह 6 से 8, सुबह 6 से 8 मारना चाहते हैं? सुबह 6 से 8, 6 से 8 क्लास रह तो 8 बजे से रहता है। अच्छा अगले क्लास में बात करेंगे, फिलहाल कल टेस्ट नहीं है। धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में।